नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी तो चक्कर में पड़ गए, 35 सांसद करेंगे बाय बाय। एनडीए को जेन जी का आंदोलन खड़ा हो गया। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अब सरकार लगातार उलझ रही है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि अभी सरकार गिर जाएगी, लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगा कि सरकार 5 साल टिकी रह जाएगी, क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार के हालात बहुत गंभीर हैं। पहले इन बातों को हम लोग समझ लेते हैं कि जैसा मैंने कहा कि मोदी तो चक्कर में पड़ गए, तो अब इसे समझिए कि चक्कर में कैसे पड़े। इन बातों को पहले आप दर्शकों को समझना जरूरी है। आरएसएस की लाचारी सामने आ गई निकल करके, लेकिन आरएसएस और भाजपा एक ही है। वक्त वक्त पर एक दूसरे को अस्वीकार करते हुए नजर आते हैं। आरएसएस का ही संगठन भारतीय जनता पार्टी है, यह पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस का एक राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और भाजपा वाले आरएसएस के ही हैं, यह भी हर कोई जानता है। तो फिर मोहन भागवत ने यह क्यों कह दिया और कैसे कह दिया कि आरएसएस का भाजपा से कोई लेना देना नहीं, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैसे कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, जबकि यह दुनिया जानती है और देश जानता है कि आरएसएस के प्रचारकों के बगैर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब से चुनाव आयोग मोदी के शिकंजे में आ गया है, तो कहते हैं सैया कोतवाल तो डर काहे का। तो अब वोट तो लोग दे या ना दे, आरएसएस क्या करता था, लोगों को एकजुट करता था, ब्रांड वॉश करता था और वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचाता था, पर्चियां घरों में बांटता था। तो आरएसएस यह कार्य करता था। अब जब चुनाव आयोग ही अपने शिकंजे में आ गया, तो फिर आरएसएस की क्या जरूरत। यह बातें सत्य हो गई कि जेपी नड्डा ने यह कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, यानी कि अस्वीकार। लेकिन 2024 में जब 240 पर अटक गए जेपी नड्डा के बयान के बाद, तो आरएसएस की जरूरत पड़ गई। तब इस्तेमाल हरियाणा में भी हुआ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, बिहार में भी हुआ और अब पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, क्यों कहा उन्होंने कि हम तो देश को पहले से ही हिंदू राष्ट्र मान चुके हैं, और क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से न देखे आरएसएस को, क्योंकि राहुल गांधी वह कड़ी है। राहुल गांधी ने नसें ऐसी टाइट कर दी है कि अंदर खौफ सा माहौल है कि अगर कहीं सत्ता हाथ से चला गया तो आरएसएस के शिकंजे कस जाएंगे। तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया है और नरेंद्र मोदी आधा आरएसएस के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। तो मोहन भागवत इस चक्कर में भी पड़ गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे आरएसएस पर मोदी का कब्जा हो जाए, फिर आरएसएस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन वही जब एनडीए गठबंधन के घटक दल सब के सब एक लाइन से यह कहने लगे कि मोदी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, अब वादा पहले पूरा करो, अन्यथा हम गठबंधन छोड़ देंगे, तो फिर मोदी सरकार चक्कर में पड़ जाती है। लेकिन 35 सांसद करेंगे बाय बाय एनडीए को। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने यह चेतावनी दी, एक अल्टीमेटम दिया मोदी सरकार को कि आपने अगर अपने वादे पूरे नहीं किए तो हम एनडीए गठबंधन छोड़ने को मजबूर होंगे। 1 फरवरी का अल्टीमेटम दे दिया, यानी कि 2 महीने का दिन। अब चंद्रबाबू नायडू का और उनकी पार्टी का यह कहना है कि 10 सालों से नरेंद्र मोदी धोखा ही देते आए हैं आंध्र प्रदेश को, एक भी वायदे पूरे नहीं किए। क्या? एक भी वायदे पूरे नहीं किए। इन गहराइयों को समझिए।
इसमें दर्द भी है, मजबूरी भी है, इसमें एक अल्टीमेटम भी है साथ छोड़ने का। दर्द इस बात का कि उम्मीद पर आंध्रा खड़ा रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ धोखा और जुमला दिया। और अब जब डिमांड कर दिए हैं तो एक ऐसे स्थान पर चंद्रबाबू नायडू खड़े हैं कि चंद्रबाबू नायडू अगर फिसले तो मोदी सरकार फिसल जाएगी। तो अल्टीमेटम की 1.5 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए, अन्यथा हम साथ छोड़ देंगे। वक्त वक्त पर अलग अलग अल्टीमेटम देते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे वह नहीं पूरे किए। 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त धनराशि बजट में पिछली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किए थे, लेकिन कहा जा रहा है वह भी 10,000 रुपया आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। यानी कि किस्तों में देते हैं, कुछ दिए और कुछ नहीं दिए, जब तक दूसरा बजट आ जाता है। अब ऐसे में 10 सालों से रिझा रहे। 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया था। अब चूंकि खजाना खाली है नरेंद्र मोदी का और दे नहीं सकते, तो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के नजदीक नरेंद्र मोदी जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो चंद्रबाबू नायडू इससे खासे नाराज हो गए हैं। और नाराजगी का मतलब यह हुआ कि वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़े होते हुए, यानी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 18 सांसद आंध्र प्रदेश से नरेंद्र मोदी का साथ और एनडीए का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, टाटा बाय बाय करते नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, यह दोनों एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ घर वापसी भी करते हुए अजीत पवार ने यह कहा कि हम गठबंधन भी छोड़ सकते हैं, हम अलग गठबंधन बनाएंगे, हम एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि 8 सांसद नरेंद्र मोदी के हाथ से फिसल जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा। अजीत पवार के विधायक या सांसद या एकनाथ शिंदे के विधायक सांसदों से भारतीय जनता पार्टी की नहीं पट रही है। लगातार महाराष्ट्र में टकराव है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ दोनों घर वापसी करते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पास और अजीत पवार शरद पवार के पास। आज उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से यह गुहार लगाई दी कि एकजुट होकर के हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, अन्यथा राजनीति दांव पर लग जाएगी। सौभाग्य है कि कम से कम समझ तो आया बात क्षेत्रीय दलों को। इसी एकजुटता के लिए सोनिया गांधी आगे बढ़ी है। लगता है कि सोनिया गांधी मकसद में कामयाब होती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कामयाबी हासिल हो रही है, यह संदेश महाराष्ट्र से आ रहा है। तो 8 सांसद और 18 सांसद, यानी कि 26 सांसद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया कि हम गठबंधन तोड़ देंगे अगर वायदे पूरे नहीं किए। तो नरेंद्र मोदी ने अपने कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं, यानी कि बिहार में भी नाराजगी है। उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। चिराग पासवान के भी सपने टूट रहे हैं। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार किसी गहरी राजनीति और चक्रव्यूह को रच रहे हैं। तभी तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा यह नीतीश कुमार की भाषा बोल रहे हैं। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए भी साथ नहीं है। मौके अगर लग गए, वह मौका हाथ लगा तो नरेंद्र मोदी का एक झटके में साथ छोड़ देंगे, लेकिन वह कोई भी खतरा मोल नहीं लेंगे। अगर खतरा मोल लिया तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, यह चिराग पासवान जानते हैं, इसलिए मोदी के साथ बने हुए हैं। लेकिन समीकरण अगर बना और लोगों ने छोड़ा तो चिराग पासवान भी एक झटके में छोड़ देंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। वक्त का इंतजार है, यानी कि 5 सांसद और एक जीतन राम मांझी का 6 ये भी गायब हो जाएंगे। दूसरी तरफ जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल की कहीं ना कहीं साठगांठ अखिलेश यादव के साथ चल रही है, इस तरह की खबर मिल रही है। तो 3 सांसद यह भी गायब हो जाएंगे, यानी कि 6-3 9 हो जाते हैं। और दूसरी तरफ 24 हो गए, तो 24 और
9, 34 हो गए। अब ऐसे में बड़ी दिलचस्प परिस्थिति यह है कि 4 सांसद नवीन पटनायक के कहे जा रहे हैं कि वह चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। नवीन पटनायक उड़ीसा के जो बीजू जनता दल, उससे लगातार संपर्क चल रहा है। तब तो समीकरण बिगड़ जाएगा। अगर मान ले कि 35 सांसद एनडीए को टाटा बाय बाय कर देंगे तो नरेंद्र मोदी तो धराशाह हो जाएंगे। यानी कि एक बहुत बड़ी रणनीति, सोची समझी रणनीति के तहत चली जा रही है, क्योंकि थोड़ा भी फिसले तो मोदी कहीं का नहीं छोड़ेंगे, यह लोग जानते हैं। इसलिए पहले एकजुटता जरूरी है और सोनिया गांधी का कहीं ना कहीं समीकरण और राजनीति और रणनीति काम करती नजर आ रही है। लेकिन इसी में जेन जी आंदोलन खड़ा हो गया। जिस तरह अरावली पर्वतों को खदान में तब्दील करने का, खुदाई करने का ठेका भूमाफियों को देने का फैसला हो गया, न्यायपालिका ने भी दे दिया और दे दिया सरकार ने भी, तो 100 फीट से कम जो पहाड़ होंगे वह खदान में तब्दील हो जाएंगे। इससे तो पर्यावरण का नुकसान होगा। अब इसको लेकर के पर्यावरण बचाओ लोग और पहाड़ों में रहने वाले वह सड़क पर आकर के खड़े हो गए। छात्र सड़क पर है, किसान सड़क पर है, मजदूर मनरेगा खत्म हो गया तो सड़क पर है, विपक्ष वक्त का मारा हुआ है वह भी सड़क पर आकर के खड़ा हो गया। यानी कि जैन जी का आंदोलन खड़ा हो गया। ऐसे में 4 बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर चर्चा करना हम लोग को जरूरी है। 5 सवाल। पहला, मोदी शाह और आरएसएस सब परेशान, एनडीए गठबंधन को नहीं कर पा रहे एकजुट। अब मोदी शाह की ही सरकार है, यह हर कोई जानता है। जब मोदी शाह की सरकार है और आरएसएस इनका सूत्रधार है, आरएसएस सूत्रधार है, दोनों में किसी एक ने नजरअंदाज किया, आरएसएस ने या भाजपा ने, तो समीकरण बिगड़ जाएगा। 2024 वाले हालात फिर पैदा हो जाएंगे। यानी कि कोई भी तामझाम काम नहीं आ पाएगा तब। तो ऐसे में आरएसएस को नजरअंदाज करना भाजपा के लिए सही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आरएसएस जो कह रहा है या आरएसएस के मोहन भागवत के तरफ से जो बयान आ रहा है वह जनता को गुमराह करने वाला बयान है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा एक जिस्म दो जान है। यानी कि गुमराह किया जा रहा है। जो अपने पहले कार्य था उसका वही कार्य आज भी बराबर कर रही है। यह छल, यह दर्द सिर्फ एक दिखावा है और कुछ भी नहीं। यानी कि जनता इन पर ज्यादा भरोसा ना करे, नहीं तो धोखा ही मिलेगा। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। ऐसे में एनडीए गठबंधन को भाजपा और आरएसएस मिलकर के भी एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने छल किया सबके साथ। जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार ने एक भी वायदे पूरे नहीं किए। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का स्टेटमेंट है। यही बात जीतन राम मांझी ने भी कर दिया कि मोदी सरकार ने एक भी वादा अपने भाजपा ने पूरा नहीं किया है। यही बात बिहार कह रहा है कि नहीं किया। यही बात उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। चिराग पासवान वक्त के मारे हैं। पार्टी अगर बचा करके और सुरक्षित रखनी है तो भाजपा के साथ रहना ही पड़ेगा। उस वक्त तक रखना पड़ेगा जब तक भाजपा में सांस होगी सरकार चलाने की। और जिस दिन सरकार चलाने की सांस टूट रही हो उस दिन सबसे पहले झटका मार के, धक्का मार के भाग जाएंगे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। आने वाले वक्त में आप दर्शकों को यह तस्वीर भी देखने को मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो वायदे करके नीतीश कुमार को लाया गया था, नीतीश कुमार के भी वायदे पूरे नहीं हुए हैं। कहां मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? कहां मिला बिहार को 1.25 लाख करोड़ की जो बोली लगाई गई थी वह पैकेज? कहां बिहार की वह चीनी मिल हो गई, चालू हुई? कहां बिहार को रोजगार मिला? कहां बिहार में इंडस्ट्रीज बैठा?
और अमित शाह ने साफ कर दिया चुनाव के वक्त कि बिहार के पास जमीन नहीं है, इसलिए कोई कंपनी नहीं आ सकती, यानी कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि रील बनाओ और पैसा कमाओ। अब बिहार धोखा खा गया 10,000 रुपया के चक्कर में, और वह 10,000 रुपया असूली जारी हो गया, नोटिस जारी हो गया, यानी कि देने पड़ेंगे। राहत मिल जाए सरकार से थोड़ी बहुत तो ठीक है कि कुछ वक्त मिल जाए, अन्यथा बेच बाच के भी देना पड़ेगा, वसूली तो होगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब बुलडोजर लेकर के जश्न मना रहे हैं, तो सोच लीजिए कि हालात क्या होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन जो बिखर रहा है, मोदी, शाह और आरएसएस मिल करके भी एकजुट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर राज्यों से चौंकाने वाली ही खबर आ रही है। लेकिन नंबर 2 जो बड़ी महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में एनडीए टकराव और टूट की कगार पर अजीत पवार का बयान। अजीत पवार ने कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं, हम अलग गठबंधन बना के चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कई बातों को लेकर के अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस का टकराव शुरू है, या भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनके साथ बहुत जबरदस्त टकराव है। लेकिन टकराव तो एकनाथ शिंदे के साथ भी है। अब एकनाथ शिंदे ने तो मीडिया में आकर के यह बात उनके नेताओं ने कह दिया कि एनडीए गठबंधन में हमें रहना है या नहीं रहना है, इसका फैसला हम बहुत जल्द करेंगे। और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लोगों में बनती नहीं थी, वह अचानक एक साथ गठबंधन करने को कैसे तैयार हो रहे हैं। अजीत पवार के बयानों से 2 चीजें झलक रही है। पहला ऑप्शन कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिलकर के गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में, भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ अजीत पवार ने इस बात के भी संकेत दे दिए कि अपने चाचा शरद पवार के साथ वह घर वापसी भी कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। और एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार के साथ मिलकर के कई बातें की है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी शरद पवार के जन्मदिन पर गए थे, कहीं ना कहीं वह भी घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, वह बहुत एक चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और आज उद्धव ठाकरे ने यह बयान दे दिया कि कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस को एकजुट होकर के एक साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनौती देना, एकजुट होना अब बहुत जरूरी है। यानी कि जो काम राहुल गांधी कह रहे थे कि एकजुट हो जाओ, अलग अलग ना हो, वह खुद एकजुट होने की कगार पे आ गए हैं, या सोनिया गांधी का यह एक प्रयास सफल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सोनिया गांधी ने जब से मोर्चा संभाला है, इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ और एक राग अलापता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सोनिया गांधी का प्रयास सफल हो रहा है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश में तूफान मचा दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली को लेकर के फैसला दिया और सरकार ने मुहर लगा दिया कि 100 फीट की ऊंचाई से कम अगर जो होगा उसे खदान भूमाफियों को सौंप दिया जाएगा। इससे पर्यावरण को बहुत चोट पहुंचने वाला है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल 6 में जो पूर्वोत्तर के लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के जहां जनसंख्या भी कम है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रावधान रखा और बहुत जबरदस्त हक उन्हें संविधान ने दिया कि उन क्षेत्रों में सरकार का कानून नहीं, वहां पर उनका कानून चलेगा। शेड्यूल 6, वहां अगर खुदाई कराना है या किसी कंपनी को वहां पर स्थापित करना है नहीं करना है, इसका डिसाइड वहां के लोग करेंगे। जैसे अरुणाचल हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, सिक्किम हुआ या मणिपुर हुआ, ऐसे जगहों पर, या लद्दाख हुआ, कारगिल हुआ, ऐसे जगहों पर वह शेड्यूल 6 काम करता है।
तो लद्दाख में शेड्यूल 6 ही सोनम वांगचुक मांग रहे थे, 4 सालों तक प्रयास किया। तो सोनम वांगचुक को शेड्यूल 6 मांग रहे थे, तो सरकार बैकफुट पर आ रही थी, आंदोलन खड़ा हो रहा था, तो देशद्रोह के मुकदमे में उन्हें जेल डाल दिया कि चाइना से इनके रिश्ते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के किससे किससे रिश्ते हैं, यह तो नहीं कोई बताता है। यह तो जब सत्ता जाएगी तब पता चलेगा किससे किससे रिश्ते हैं और कौन सा द्रोह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होगा। लेकिन सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में बंद कर दिया गया देशद्रोह के मुकदमे में। लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ों को जो काटने का आदेश है, इससे जो नुकसान होगा, क्षति होगा पूर्वोत्तर को, दिल्ली भी इससे अछूती नहीं बचेगी। यानी कि कुदरती चीजें जो है उसके साथ छेड़छाड़, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो इस देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। गर्मी या तूफान, बारिश, बाढ़, रेगिस्तान, ऐसे हालात पैदा होंगे इस देश के अंदर। लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। सरकार कानून पे कानून बनाती जा रही है, नियम बनाते जा रहे हैं, सिर्फ आम जनता को परेशान करने का और उनके हकों को छीनने के लिए। और न्यायपालिका इसमें पूरा भरपूर सहयोग दे रहा है। एसआईआर भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका के सहयोग से एसआईआर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस पर सुनवाई नहीं की पूरी, जबकि एसआईआर को लेकर के पूरा देश परेशान है। लाखों करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका को दिखाई नहीं देता, आंखों पे पट्टी बांध रखा है, या न्यायपालिका बिक चुका है। इस बात का फैसला करना पड़ेगा। न्याय मिलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को हजारों करोड़ रुपए का चंदा आज भी आ रहा है, चूंकि वह चंदा धंधे का है। ठेका दिया जा रहा है, पहाड़ दिया जा रहा है, खुदाई करवाया जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, खेते पेड़ कट रहे हैं, यह सब चंदा आ रहा है। फिर उसके बाद धंधे में चंदा चल रहा है और विपक्ष कंगाल हो गया है। उसे एक रैली करने के भी पैसे उसके पास नहीं है और भाजपा करोड़ों रुपया बांट करके निकाय चुनाव जीत रही है। यानी कि देश आज भी बिक रहा है। जिस दिन जनता ने ठान लिया कि हम पैसे भाजपा से नहीं लेंगे और पैसे पे वोट नहीं देंगे, उस दिन एक लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगी। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इस देश की जनता भी गुनाहगार है और इस सरकार के साथ शामिल है। अन्यथा बिक क्यों रही है? जब तक बिकती रहेगी जनता, तब तक ऐसी ही सरकार चलेगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। क्योंकि उन सरकार में बैठे नुमाइंदों को जनता का फिक्र ही नहीं होगा, क्योंकि पैसे देकर वोट लिए हैं। तो वह क्यों जनता की सुने? उस पैसे की असुली करेंगे। यही वजह तो है कि भारतीय जनता पार्टी 8 सालों में विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी बन गई। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और अभी चंद 1-2 दिन पहले 37,000 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में आ गए। चंदा किसने दिया? यह सब उद्योगपति दे रहे हैं, जिसके लिए धंधा किया जा रहा है, जिसे सब ठेका दिया जा रहा है, पहाड़ को काटा जा रहा है, कानून उनके मुताबिक बनाया जा रहा है और देश को ऐसे कागार पर ला करके खड़ा किया जा रहा है। जो लोग पहले 100 साल जीते थे, 100 साल को पार कर देते थे, धीरे धीरे 80 हुआ, 60 हुआ, आने वाले वक्त में 40 साल की भी उम्र नहीं बचेगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। यह हकीकत है। ऐसे में जेन जी अब सड़क पर आ गया है। यानी कि अरावली की बात जैसे आई, 800 किलोमीटर अरावली पर्वतों को काट दिया जाएगा। सोचिए, खनन में तब्दील कर दिया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा क्या खोया क्या पाया इस देश में। तब अंधभक्तों की अंधभक्ति भी निकल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो 35 सांसदों की बात कही जा रही है कि 35 सांसदों को एक करने में सफल हो रही है सोनिया
गांधी इंडिया गठबंधन को मिलेगी संजीवनी। यह 35 सांसद एकजुट हो जाएंगे, एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे नरेंद्र मोदी को, यह वक्त बताएगा। लेकिन इन सभी दलों का यह तो बयान आ गया कि भाजपा अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। मुख्य बिंदु इसका कि यह 35 सांसद जिन जिन पार्टियों के हैं, उन पार्टियों का साफ बयान है कि भाजपा अपने वादे पूरा नहीं कर रही है। पहला, चंद्रबाबू नायडू का कहना कि 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए आंध्र प्रदेश को। दूसरा, एकनाथ शिंदे कि भाजपा धोखा दे रही है। तीसरा, अजित पवार कि भाजपा धोखा दे रही है। चौथा, जीतन राम मांझी भाजपा धोखा दे रही है। पांचवा, नीतीश कुमार भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है। छठवां, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा हमारे लोगों को तोड़ रही है। सातवां, चिराग पासवान कि उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश की गई थी। बचा कौन? बचे चंद्रबाबू नायडू, जिसे तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है, इसीलिए अकड़ कर वह कर रहे हैं। लेकिन एक कमजोरी उनकी जो नरेंद्र मोदी के हाथ में है और जिससे वह डरते हैं, 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले का आरोप, जिस आरोप में 52 दिनों तक वह जेल में थे और वह षड्यंत्र वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के लिखी थी पटकथा। लेकिन जगनमोहन रेड्डी का दुर्भाग्य यह रहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंटरनल सर्वे उन्हें हरा रहे थे, तो जगनमोहन रेड्डी का साथ छोड़ करके चंद्रबाबू नायडू को जेल से निकालना पड़ा 52 दिनों के बाद, और गठबंधन किया गया और गठबंधन जीत कर आया और 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के चुने गए और चंद्रबाबू नायडू पूर्ण बहुमत से आंध्र प्रदेश में सरकार बनाए। लेकिन जब मोदी सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है, तो 2029 में भी चंद्रबाबू नायडू का वही हाल होगा जो 24 में जगनमोहन रेड्डी का हुआ था। तो अब भारतीय जनता पार्टी जगनमोहन रेड्डी के नजदीक जा रही है। वह मुख्य विपक्षी पार्टी है आंध्र प्रदेश के, और चंद्रबाबू नायडू से दूरी बना रही है, वादे पूरा नहीं कर रही है। इस बात को याद दिला रहे चंद्रबाबू नायडू। वह जानते हैं कि हमारा हाल खराब हो जाएगा, पिछली बार जैसा फिर होगा, मैं चुनाव हार जाऊंगा और उसके बाद एसआईआर का ऐसा खेल हो जाएगा कि मेरी सत्ता कभी आ ही नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी कदम बढ़ा लेगी, जमा लेगी आंध्र में। इसलिए चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के नजदीक और सोनिया गांधी को मदद करते हुए नजर आ रहे हैं 35 सांसदों को एकजुट करने में, जिसमें चंद्रबाबू नायडू नवीन पटनायक के बीजू जनता दल के नवीन पटनायक से भी संपर्क में है, ऐसा कहा जाता है। उनके भी कुछ सांसद हैं जो न तो एनडीए के हैं और न तो इंडिया के। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ा होती हुई नजर आ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नंबर 5, मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया बड़ा आंदोलन देश में। यह एक चुनौती कह लीजिए, चेतावनी कह लीजिए, आने वाले तूफान की आहट कह लीजिए, लेकिन मानना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं अडानी को दे करके, इसके लिए आदिवासी सड़क पर आ गए हैं और वह बहुत भयानक तरीके से आकर के सड़क पर खड़े हो गए। अरावली पर्वतों को खोदा जाएगा, माइनिंग की जाएगी, इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग सड़क पर और पर्यावरण को बचाने वाले लोग, संस्थाएं सड़क पर आकर के खड़ी हो गई है पूरी तरह से। दूसरी तरफ मनरेगा को खत्म करके जी राम जी ला करके जो पूरा भ्रष्टाचार का एक व्यवस्था किया गया है, इसको लेकर के मजदूर संघ सड़क पर आकर के खड़ा हो गया है। युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो युवा के जेनजी भी सड़क पर आकर के खड़े हैं। किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है, अलग अलग नियम किसानों को लूटने की सरकार बना रही है, इसको लेकर के किसान भी असमंजस परिस्थिति में है।
विपक्ष चुनाव जीत नहीं सकता क्योंकि चुनाव में हेराफेरी चल रही है, चुनाव में खरीदारी चल रही है, चुनाव आयोग सही निष्पक्ष चुनाव करा नहीं रहा है, धांधलेबाजी जमकर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहा है, न्यायपालिका न्याय दे नहीं रहा है, विपक्ष सड़क पर है। ऐसे में जब पूरा जेनजी सड़क पर आकर के खड़ा है तो मोदी सरकार और कितने दिन, यानी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यह कहते थे कि जब संसद सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, आज सड़क पर जनसैलाब है फिर भी संसद आवारा है। यानी कि संविधान से विपरीत सरकार चल रही है और लोकतंत्र नाम का चिड़िया खत्म हो गया है हमारे देश में। यानी कि इंदिरा गांधी ने घोषित इमरजेंसी लगाई थी कानूनी तौर पर, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ी सत्ता गवाकर, सलाखों के पीछे भी गई। और नरेंद्र मोदी ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, उससे भी खतरनाक, देश को गुलाम बनाकर। फैसला कीजिए और आप दर्शकों को ही फैसला करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने तो वही चीजें आप दर्शकों के सामने रखी है जो इस वक्त देश के हालात है और देश के साथ है। बहुत से दर्शक कहते हैं कि आपने कहा कि सरकार गिर जाएगी, मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, ये समर्थन वापस ले लेंगे। मैं सिर्फ परिस्थितियों का बयां कर सकता हूं आपके सामने। सरकार में और विपक्ष में और देश में क्या चल रहा है उन हालातों को आपके सामने रखता हूं। समर्थन ना मैं दे रहा हूं ना समर्थन मैं वापस ले सकता हूं। जो भी करना है आपको और राजनीतिक दलों को करना है। आपके दर्द को प्रोग्राम में अपने बयां करता हूं और सरकार के नाकामियों को गिन गिन करके आपके सामने रखता हूं कि आप समझे, आप जाने, आप यह सोचने पर मजबूर हो कि जिस सरकार को आपने चुना है वह सरकार आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रही है। बाकी फैसला तो आप दर्शकों को करना है और उन राजनीतिक दलों को करना है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले।